तो उन्होंने मुझे देखा, वो देखते ही रहे आधे घंटे तक। तो मैंने उनको कहा, मेरा प्रस्ताव में गोरखपुर का एक फर्टिलाइजर कारखाना बंद है, इसको आप चला दीजिए। तो उन्होंने कहा, मुझे आश्चर्य इस बात का है कि आप गोरखपुर से चुनाव कैसे जीत गए। मैंने कहा, क्या मतलब? जनता मुझे चुनाव जिता करके भेजी है। कहा, नहीं, मैं एक बार गोरखपुर गया था एक चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए, और जैसे ही मैं वहां गया तब तक वहां गोलियां चलने लग गई। तो मैं उसके बाद से गोरखपुर नहीं गया। 30 साल हो गए मैं गोरखपुर नहीं गया हूं। यानी 1967-68 में वे गोरखपुर आए थे, उसके बाद से वे गोरखपुर फिर से कभी नहीं आए। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ। मैंने अपना पत्र वापस लिया, मैं वापस आया। मैंने यहाँ के नागरिकों के साथ बैठक की, यहाँ के व्यापारियों के साथ भी बैठक की, और मैंने सबसे कहा, मैंने कहा, देखो, ये जो पहचान है गोरखपुर की, आपने अपना जीवन तो व्यतीत कर दिया, लेकिन आपकी आने वाली पीढ़ी क्या करेगी? आपको इस पहचान से ऊपर उठना पड़ेगा। और लोगों ने आंख बंद करके हम पे विश्वास किया, एकदम विश्वास। मैं इस बात को मानता हूं, हर तबके का व्यक्ति हमारे साथ हर एक लड़ाई में लड़ा, पहले माफिया के खिलाफ और फिर मच्छर के खिलाफ। गोरखपुर में इंसेफ्लाइटिस की इस लड़ाई को 1977-78 से यहां पे इंसेफ्लाइटिस से मौतें होती थी, कोई पूछता नहीं था। बच्चे हर बार 1200, 1500, 2000 बच्चों की मौत हर बार होती थी, क्योंकि जो बच्चे इस बीमारी की चपेट में आते थे, दुखद पहलू इसका यह है कि वे ज्यादातर गरीब तबके के थे, उनकी अपनी कोई वॉइस नहीं थी। हो सकता है कुछ राजनीतिक दलों के लिए वो वोट बैंक रहा हो, लेकिन जब वह बच्चा एक बीमारी की चपेट में आकर के दम तोड़ता था, उस समय वह किसी का वोट बैंक नहीं रह पाता था। लेकिन गोरखपुर के अंदर घटना घटित होती थी, क्योंकि यहां पे एक बीआरडी मेडिकल कॉलेज एकमात्र मेडिकल कॉलेज था। और मैं 1998 में सांसद चुना गया था। मैंने संसद में इस मुद्दे को उठाने का प्रयास किया, तो पहले मुझे इसकी परमिशन भी नहीं मिली, क्योंकि संसद के अपने नियम होते हैं कि राज्य के विषय आप वहां नहीं उठा सकते। फिर मैंने इंसेफ्लाइटिस के बारे में जानकारी ली। इस आंदोलन के साथ जुड़े हुए कुछ चिकित्सक यहां पे थे जो ईमानदारी के साथ अपनी आवाज उठाते रहते थे। उनके साथ बैठक की और मैंने उनसे इस बात को कहा कि भाई देखो, संसद में मुझे इसलिए सफलता नहीं मिल पाती है क्योंकि लोग ये मानते हैं कि बीमारी राज्य लोकल स्तर पर है और राज्य सरकार को इसको आगे बढ़ाना चाहिए। तो मैंने कहा, इस बीमारी है कहां कहां? मुझे जानकारी मिली बिहार में भी मौतें हो रही हैं, उड़ीसा में भी बीमारी थी, असम में है, आंध्र प्रदेश में है, इससे पहले तमिलनाडु में रही है। तो मैंने कहा 2 से अधिक राज्यों में है, इसका मतलब ये नेशनल इश्यू बन सकता है। फिर मैं इसी बात को लेके मैंने इस मुद्दे को संसद में उठाना शुरू किया और देखते ही देखते संसद की आवाज बनी। और आज मुझे इस बारे में प्रसन्नता है कि गोरखपुर से जो लड़ाई प्रारंभ हुई थी, इंसेफ्लाइटिस की इस लड़ाई को अंततः तब सफलता प्राप्त होनी थी जब मैं मुख्यमंत्री बनूं और मैं अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से भारत सरकार के सहयोग से इस पर नियंत्रण भी स्थापित कर लूं। मुझे आज बताते हुए प्रसन्नता है। हमें सबसे ज्यादा सफलता इस मामले में तब मिली जब स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत प्रधानमंत्री जी ने हर गरीब के घर में एक शौचालय दे दिया। स्वच्छता का यह अभियान, शुद्ध पेयजल की आपूर्ति, स्थानीय स्तर पर स्वास्थ्य की सुविधा, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को, जिला चिकित्सालयों को हम लोगों ने इस योग्य बनाया कि कोई भी स्थानीय मरीज वहीं पर उपचार की सुविधा ले सके और उसको लेने के बाद
हमने सर्विलांस को मजबूत किया। मेडिकल कॉलेज में वही पेशेंट आता था जो गंभीर होता था या जिसको वास्तव में मेडिकल कॉलेज आने की आवश्यकता थी। आज उसका परिणाम हम सबके सामने है कि इंसेफ्लाइटिस में से होने वाली मौतों के आंकड़ों को हम 95% से अधिक नियंत्रित करने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। और इसके साथ ही जब हमारी सरकार के 4.25 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है, माफिया और मच्छर दोनों प्रदेश से एक प्रकार से समाप्ति की ओर है। माफिया पे आऊंगा, लेकिन इस बीमारी के बारे में एक आरोप आप पर है कि आपने इसका नाम बदल दिया, बीमारी है तो नाम बदल देने से बीमारी गायब हो गई। देखिए, आंकड़ों से ही नहीं, हमारे यहां देखिए हमने एक एक विभाग की जवाबदेही तय की इस मामले में। मैं जानता था इस बारे में कि क्योंकि 2004-05 में हमने वैक्सीनेशन का कार्यक्रम यहां प्रारंभ किया था, और जब भारत सरकार से हमने वैक्सीन यहां के लिए उपलब्ध करवाए थे और वैक्सीनेशन का कार्यक्रम था, तो मुझे मालूम है कि कोई भी वायरस वैक्सीनेशन के बाद अपना नेचर चेंज करता है। कोरोना में आप देख रहे होंगे डेल्टा प्लस, और फिर उसके नए नए वेरिएंट आ रहे हैं। तो यही इंसेफ्लाइटिस के साथ भी हुआ था। 1977 से लेकर के 2004 तक यह जापानी इंसेफ्लाइटिस के रूप में था, जेई के रूप में था। लेकिन 2004 में 4-5 में हमने यहाँ पे वैक्सीनेशन का जो ड्राइव यहाँ पे चलाया था, तो अभी भी चल रहा है, हर वर्ष हम चला रहे हैं। उसके बाद वह एक्यूट इंसेफ्लाइटिस के रूप में यहाँ देखने को सामने मिला है। काफी बड़ी संख्या में यहाँ मौतें उसके बाद उससे होने लग गई। हम लोग फिर उसकी गहराई में गए। बीआरडी मेडिकल कॉलेज की टीम इस मामले में काफी अच्छा काम कर रही थी, और लगातार उनके साथ मेरी बैठकें होती थी, उनके साथ एक इंटरेक्शन होता रहता था। उनसे मैं इस संबंध में नोट भी मांगता था, आगे इसमें क्या हो सकता है। मैं बाद में इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि हमें व्यक्तिगत जीवन के बिहेवियर को उसको भी चेंज करना पड़ेगा। खासतौर पर स्वच्छता, सैनिटाइजेशन पर हमें फोकस करना पड़ेगा, शुद्ध पेयजल को करना पड़ेगा। जब हमारी सरकार आई तो हमने दोनों पक्षों को लिया। एक, ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य की सुविधाओं की स्ट्रेंथनिंग पे जोर दिया। पीएससी है, सीएससी है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, जो ये 7 जिले पूर्वी उत्तर प्रदेश के से सर्वाधिक प्रभावित थे। इन 7 जनपदों में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और कुछ सीएससी को हम लोगों ने लिया, जहां पे पीडियाट्रिक आईसीयू की निर्माण की कार्रवाई संपन्न करवाई गई। मैन पावर को वहां पर प्रशिक्षित किया गया, जो पीडियाट्रिशियन थे, जो वहां पर पैरामेडिक्स थे, जो नर्सिंग स्टाफ था, आशा वर्कर थी, इन सबको भी हम लोगों ने प्रशिक्षित किया। सर्विलांस को मजबूत किया। और ये चीजें देखिए, ये जो अनुभव हमारा था, ये केवल इंसेफ्लाइटिस को नियंत्रित करने तक सीमित नहीं रहा। आज उत्तर प्रदेश देश के अंदर कोरोना प्रबंधन में सबसे बड़ी आबादी का राज्य, सबसे अच्छा परिणाम दे रहा है। तो उसके पीछे हम लोगों ने इंसेफ्लाइटिस के दौरान जो कुछ अनुभव हासिल किया, उसको हमने फिर इस पे लागू किया। कोरोना पर मेरे दिमाग में एक सवाल आया। जब कोरोना शुरू हुआ उस समय हमारे पास शायद एक भी लैब नहीं थी उत्तर प्रदेश में जो जांच कर सकती। युद्ध स्तर पे काम हुआ, हम लोग देख रहे थे उसे। लेकिन जब सेकेंड वेव आई तो ऐसा लगा वो सारे साधन ध्वस्त हो गए हमारे, और उत्तर प्रदेश का उसमें थोड़ा सा नाम उस समय धूमिल हुआ। तो वो अनुभव क्या थे, चैलेंजेस क्या थे, ओवरकम कैसे किया? देखिए, एक तो हम लोगों को इस बारे में देखना होगा, भगवान बुद्ध ने एक बात कही थी, दुख है, उसका कारण भी है और उसका निवारण भी है, समुच्चय भी है। हमें मानसिक रूप से पहले तैयार होना पड़ेगा कि इस सदी की सबसे बड़ी महामारी है। 1918 से लेकर के 1926-27 के बीच में स्पेनिश फ्लू ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लिया था। पर मिलियन उस समय मरने वालों का जो आंकड़ा था वो लगभग 25,000 से लेकर 30,000 था।
उस समय साधन नहीं थे, जो सरकारें थी उतनी संवेदनशील नहीं थी, आबादी कम थी लेकिन मौत ज्यादा हुई थी। आज जब हम 21वीं सदी में हैं, आज भारत स्वतंत्र है, एक संवेदनशील सरकार देश के अंदर कार्य कर रही है, अपने देश के नागरिकों के प्रति संवेदनशील भी है और विजनरी भी है। सरकार ने आज के समय के अनुरूप उस कार्यक्रम को जिस तेजी के साथ आगे बढ़ाया, कोरोना की पहली आहट फरवरी के अंत में देश के अंदर हुई थी, 2020 फरवरी के अंत में हुई थी। उत्तर प्रदेश में मार्च 2020 में कोरोना के मामले देखने को मिले थे। सबसे बड़ी बात यह है कि लीडरशिप किस दिशा में राज्य को, देश को ले जा रहा है। और पहले दिन से प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व पूरे देश को मिल रहा है। हर एक फील्ड में आप देख रहे होंगे, कोरोना कर्फ्यू हो, लॉकडाउन हो, या फिर उसके बाद जो प्रवासी कामगार और श्रमिकों के पलायन का मुद्दा रहा हो, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत हर गरीब के लिए राशन की सुविधा उपलब्ध कराने का रहा हो, जनधन अकाउंट धारी उन सभी महिलाओं को एक निश्चित धनराशि उपलब्ध करवाने का हो, निराश्रित महिलाओं को वृद्धावस्था से जीवन यापन करने वाले लोगों के लिए, या फिर हर एक उस परिवार को जिसको सौभाग्य योजना के अंतर्गत या फिर उज्ज्वला योजना के अंतर्गत रसोई गैस के कनेक्शन फ्री दिए गए थे, उनको फ्री में रसोई गैस के सिलेंडर उपलब्ध करवाने का हो, या फिर प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में किए गई घोषणाएं हो, इस सभी देश ने की। और दुनिया के अंदर भारत पहला देश था जिसने इस प्रकार के कदम उठाए। बीमारी से बचाव भी, जीवन भी बचाना है, लेकिन साथ साथ जीविका को बचाने के लिए प्रयास किए। उत्तर प्रदेश ने प्रधानमंत्री मोदी जी के उसी विजन के अंतर्गत काम किया, उनके मार्गदर्शन में काम किया। पहले वेब में हम लोगों ने सफलतापूर्वक सभी चुनौतियों का सामना करने के बाद अचानक दूसरी लहर उत्तर प्रदेश के अंदर आई, और देखते ही देखते उस समय स्थिति को इतनी पैनिक किया गया। और मुझे देखकर कभी तो आश्चर्य होता है, आज भी देश के अंदर कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर स्थिति अनियंत्रित सी है, और दुनिया के तमाम देशों में, लेकिन कहीं मीडिया ट्रायल नहीं है। नहीं है महाराज जी, वहां भी यही आरोप लगते हैं। मीडिया तो आरोप के लिए ही है। बिल्कुल, मैं क्या कर रहा हूं, ये चीज आरोप प्रत्यारोप के लिए नहीं। देखिए, ये आरोप प्रत्यारोप का विषय नहीं है। सवाल ये है, हमें जब किसी पर कोई आरोप या उंगली उठानी हो तो हमें तुलना भी करनी चाहिए। याद करिए, सेकेंड वेव के समय ऑक्सीजन कि जब किल्लत देखने को मिली थी, उत्तर प्रदेश 700 मीट्रिक टन में अपनी 24 करोड़ जनता को ऑक्सीजन की आपूर्ति कर रहा था, लेकिन दिल्ली 800 मीट्रिक टन की आपूर्ति ऑक्सीजन की होने के बावजूद 1.25 करोड़ लोगों को ऑक्सीजन नहीं उपलब्ध करा पा रहा था। यही दूसरा, हम 24 करोड़ जनता को यहां बेड्स उपलब्ध करा रहे थे, स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करा रहे थे, और दिल्ली 1.25 करोड़ की आबादी के बावजूद सबसे अधिक स्वास्थ्य का पैसा खर्च होता है दिल्ली में। सेंट्रल गवर्नमेंट का भी और स्टेट गवर्नमेंट का भी होता होगा। आप आश्चर्य करेंगे कि दिल्ली के मरीज गौतम बुद्ध नगर में, गाजियाबाद में, मेरठ में, हापुड़ में, बुलंदशहर में, मुरादाबाद में, मुजफ्फरनगर में, सहारनपुर में भर्ती हो रहे थे, और हम लोग भर्ती करवा रहे थे। हम लोगों ने कहा, यह मानवता की सेवा का अवसर है, हमें भेदभाव किसी के साथ नहीं करना चाहिए। तो तीसरी लहर के लिए आप तैयार हैं पूरी तरह? हम दूसरी लहर को पूरी तरह नियंत्रित कर चुके हैं। आप यानी 25 करोड़ की आबादी का राज्य, आज हमारे पास मात्र 600 एक्टिव केस हैं।
9 से 10 जिले ऐसे हैं जहां कोरोना का एक भी मामला नहीं है। और उत्तर प्रदेश ने अब तक के जो लक्ष्य तय किए हैं, यानी हम लोग अब तक 6 करोड़ 64 लाख से अधिक टेस्ट संपन्न कर चुके हैं और उत्तर प्रदेश ने अब तक 5 करोड़ 16 लाख से अधिक लोगों को वैक्सीन भी दे दिया है। कल आपने देखा होगा एक स्पेशल ड्राइव हमने चलाया था कि भाई अगर हमें अचानक हमें वैक्सीन उपलब्ध हो जाए और हमें पूरे प्रदेश के अंदर एक स्पेशल ड्राइव चलाना हो, हम कितने दिन के अंदर पूरे प्रदेश को वैक्सीनेट कर सकते हैं। तो मैं आपको बताऊं, मात्र 3 महीने में हम उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता को वैक्सीन उपलब्ध करवा सकते हैं। कल 28 लाख लोगों को हमने वैक्सीन दिया है एक दिन में, 28 लाख से अधिक लोगों को। ये एक दिन में नहीं हुआ भाई, इतनी मैन पावर को प्रशिक्षित करना, इतने स्थानों को हम लोग कोल्ड चेन को मेंटेन करते हुए वैक्सीन को वहां पहुंचा देना, हर एक व्यक्ति को व्यवस्था के साथ बिठाना। आप हमारे वैक्सीनेशन सेंटर में एक बार जाके देखें ना, आपको वेटिंग एरिया मिलेगा, साफ सफाई के साथ सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लोग बैठ सकते हैं, रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था वहां पर है, वैक्सीन लेकर के फिर ऑब्जर्वेशन एरिया में भी दोनों की, यानी वहां पे सोशल डिस्टेंसिंग की भी व्यवस्था है और वहां पे बैठ करके वो आराम से इस बात को देख सकता है कि उसमें कहीं कोई इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है। ये सभी चीजें देखने को मिल सकती है। हेल्थ की बात हो गई महाराज जी। अब ये जैसे मैं कल गोरखपुर में उतरा, इस शहर में मैं 1982 में पहली बार आया था, तब से आता रहा हूँ। शहर पूरी तरीके से बदल गया। आप अयोध्या में काम कर रहे हैं, बनारस में कर रहे हैं, मथुरा में कर रहे हैं, तो सारा ध्यान क्या गोरखपुर, अयोध्या, मथुरा, काशी में ही है या प्रदेश के अन्य शहर भी इससे लाभान्वित होने जा रहे हैं? देखिए, मैं जब मुख्यमंत्री के रूप में, एक सांसद के रूप में काम करता था तो गोरखपुर में मेरा फोकस होता था। आज मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का हूं तो पूरे प्रदेश को हमने केंद्र में लिया है। जो बात आप यहां पे कर रहे हैं, जब आप आगरा में मिलेंगे तो आगरा में भी आपको यही चेंज दिखेगा। आप प्रयागराज में गए होंगे कुंभ के समय में तो यही सब चेंज आपको देखने को मिला होगा वहां पर। और प्रयागराज कुंभ तो 2019 में हमने संपन्न किया था। हमारी सरकार को तब आए हुए मात्र 2 साल भी नहीं हो पाए थे, पौने 2 वर्ष हमारी सरकार को हुए थे, तब कुंभ आ गया था। और कुंभ का भव्य आयोजन हमने तब किया था और उससे पहले पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बदल करके हमने रख दिया था वहां का, प्रयागराज का। पूरे प्रदेश के अंदर हम लोग इस बात को कर रहे हैं, खासतौर पर इंटर स्टेट कनेक्टिविटी। हमारे 54 ऐसे नाके हैं जो दूसरे राज्यों से या देशों से मिलते हैं। 4 लेन की कनेक्टिविटी से हमने उनको सबको जोड़ा है। हर जिला मुख्यालय को, हर तहसील मुख्यालय को 4 लेन और 2 लेन के साथ जोड़ने की कार्रवाई हमारी लगभग फाइनल स्टेज में है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे, ये सब गोरखपुर में नहीं है, ये सब प्रदेश के अंदर फैले हुए हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लखनऊ से चलता है, बाराबंकी, रायबरेली, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर होते हुए यह वाराणसी बलिया मार्ग के साथ जुड़ जाता है। ऐसे ही बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे चित्रकूट से निकलता है, चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, महोबा, फिर आपका झांसी और जालौन होते हुए वह लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे के साथ जुड़ जाता है। गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ से चल रहा है और प्रयागराज तक आएगा। तो ये प्रदेश के अंदर फैला हुआ क्षेत्र है। मेट्रो, आप देखें जब हम लोग आए थे प्रदेश में, एक भी सिटी हमारी ऐसी नहीं थी जहां मेट्रो का संचालन हो रहा हो। आज 4 सिटी में हमारी मेट्रो संचालित हो रही है, 2 में चल रहा है। नवंबर में आगरा और कानपुर में नवंबर तक मेट्रो का संचालन वहां पे संपन्न कर देंगे। इसके अलावा अन्य सिटी में भी हमारी कार्रवाई तेजी के साथ आगे बढ़ रही है।
इसमें गोरखपुर भी है, वाराणसी भी है, प्रयागराज भी है, झांसी भी है, मेरठ भी है, इन सबको भी जोड़ रहे हैं। दिल्ली से मेरठ 12 लेन के एक्सप्रेस हाईवे के साथ हम जोड़ रहे हैं। आज से 4 साल पहले कोई मेरठ से दिल्ली जाता था तो उसको 3 घंटे से कम नहीं लगता था। आज आप जाइए, मेरठ से आप अपनी यात्रा शुरू करिए, 45 मिनट के अंदर आप दिल्ली में पहुंच जाएंगे। ये जो व्यवस्थाएं दी हैं, हर एक जगह इस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कार्य हुए हैं और मुझे लगता है कि गोरखपुर में भी ये कार्य देखने को मिल रहे हैं। सड़कें अच्छी हो गई, शहर अच्छे हो गए, लेकिन लोगों के जॉब्स का क्या हुआ? रोजगार कैसे बढ़ेंगे? देखिए, कैसे लोग जिएंगे? ये जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन कर रहे हैं, इसको डेवलप कर रहे हैं, ये केवल इंफ्रास्ट्रक्चर तक नहीं है, ये निवेश के लिए भी है। हम लोगों ने प्रदेश के अंदर दोनों चीजें की हैं। मुझे मालूम था कि प्रदेश में लोग क्यों नहीं आना चाहते। कोई भी निवेशक से जब हम बात करते थे या हमारी टीम जाती थी, बातचीत करती थी, तो वो एक बात कहता था कि देखो यूपी में हम लोग आना नहीं चाहते क्योंकि वहां पे काम का माहौल नहीं है। मैं औरों से पूछता था, यार इनसे थोड़ा जानकारी लो, क्या काम का माहौल नहीं है। देखिए, प्रारंभ मार्च 2017 से लेकर के जून 2017 तक मेरी अलग अलग टीमें इस पे काम कर रही थी। आखिर क्या काम का माहौल नहीं, पूछो तो कोई तो बात होगी। भ्रष्टाचार के कारण नहीं आ रहे हैं, खराब कानून व्यवस्था और दंगों के कारण नहीं आ रहे हैं, नौकरशाही की जो है अकर्मण्यता के कारण नहीं आ पा रहे हैं, और क्या कारण है बोले। वही सब चीजें गिनती थी कि साहब कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब है, यूपी के अंदर खराब है। कहीं कोई निवेशक आता है, दंगा होता है, महीनों तक कर्फ्यू लगा रहता है, काम सब ठप हो जाता है, पूंजी डूब जाती है। कोई हम किसी कार्य के लिए आवेदन करते हैं तो हमें एक एक कार्यालय में महीनों महीनों जाना पड़ता है, तब भी समयबद्ध ढंग से कोई कार्यक्रम आगे नहीं बढ़ पाता।